के साए आपके सामने। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रास्ते सिर्फ जंगल से नहीं गुजरते, बल्कि इंसान की किस्मत से होकर निकलते हैं। कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां चांदनी उजाला नहीं देती, बल्कि मौत का रास्ता दिखाती है। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि जिंदगी ही छीन लेती हैं। ये कहानी है उस रात की जब हम 3 दोस्त सिर्फ गांव से गुजर रहे थे, लेकिन वापस लौटते समय हम 3 नहीं रहे। ये कहानी है एक ऐसी कोठी की जो जंगल के बीचों बीच सांस लेती है, जहां दीवारों में खून की बदबू बसती है और खिड़कियों से इंसानों की किस्मत झांकती है। ये कहानी है उस औरत की जिसका सिर नहीं था, लेकिन जिसकी मुस्कान आज भी मेरे सपनों में आकर मेरा पीछा करती है। अगर तुम कमजोर दिल के हो तो ये कहानी यहीं बंद कर दो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि तुम्हारी नींद छीन लेगा। उस रात हम तीनों दोस्त बाइक से तेल गांव की तरफ जा रहे थे। मैं बाइक चला रहा था, मेरे पीछे सुरेश और अजय बैठे हुए थे। पूर्णिमा की रात थी, आसमान में चांद पूरा गोल चमक रहा था। चांदनी जंगल के रास्ते पर हल्का सा उजाला फैला रही थी, लेकिन वो उजाला सुकून देने वाला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें रास्ता दिखा रहा हो, किसी फंदे की तरफ। जंगल का रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी परछाइयां सड़क पर इस तरह गिर रही थीं जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हमारी बाइक की आवाज के अलावा पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज आती, तो कभी किसी जानवर के पत्तों पर चलने की सरसराहट। तभी पीछे बैठे अजय ने कहा, अरे भाई, बाजू में बाइक लगा, अपन को बहुत जोर से सुसु आइल है यार। सच कहूं तो मुझे भी टंकी खाली करनी थी। मैंने बाइक सड़क के किनारे रोक दी। मैं और सुरेश सड़क के एक तरफ चले गए और अजय दूसरी तरफ जंगल की ओर चला गया। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी और बाइक की हल्की सी हेडलाइट। जब मैं और सुरेश वापस बाइक के पास आए तो अजय वहां नहीं था। पहले तो हमें लगा कि वो जानबूझकर छुप गया है और हमें डराने का प्लान बना रहा है। मैंने आवाज दी, अरे ओ अजय, कहां छुपाए बे? कोई जवाब नहीं आया। सुरेश ने भी आवाज लगाई, अजय भाई मजाक मत कर यार। फिर भी सन्नाटा। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने हंसते हुए कहा, देख भाई, मेरे 5 गिनने से पहले बाहर नहीं आया तो हम यहां से निकल जाएंगे। मैं गिनने लगा, 1 2 3 4 5 बोलने ही वाला था कि अचानक जंगल के अंदर से अजय की चीख सुनाई दी, भाई बचाओ। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, वो चीख दर्द से भरी हुई थी। सुरेश ने कहा, अरे यार, पक्का नाटक कर रहा है। लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, नहीं सुरेश, इस बार उसकी आवाज असली लग रही है। तभी फिर से आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो किसी से गिड़गिड़ा रहा था। हम दोनों बिना कुछ सोचे उसकी आवाज की दिशा में जंगल के अंदर भागे। कुछ ही मीटर अंदर गए थे कि जमीन पर पड़े पत्तों पर हमें खून दिखाई दिया, ताजा खून। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। वहीं जमीन पर घसीटने के निशान थे, जैसे किसी को जबरदस्ती खींच कर ले जाया गया हो। हम उन निशानों के पीछे पीछे आगे बढ़े। जंगल और घना होता जा रहा था। तभी एक बार फिर अजय की चीख सुनाई दी। हमने ऊपर देखा तो दूर चांदनी में एक खौफनाक नजारा दिखाई दिया। एक औरत काली साड़ी पहने हुए, अपने बालों से चेहरा ढके हुए, अजय का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रही थी। अजय दर्द से चिल्ला रहा था, उसका शरीर जमीन से टकरा रहा था।
हम दोनों ने पूरी ताकत से उस औरत का पीछा किया, लेकिन उसकी रफ्तार किसी इंसान जैसी नहीं थी। वो पलक झपकते ही जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। अजय की आवाज़ भी धीरे धीरे दूर होती चली गई। हमने फिर से घसीटने के निशानों का पीछा किया और थोड़ी ही देर में हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां जंगल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की 2 मंजिला कोठी खड़ी थी। उस कोठी पर बेलें लिपटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोठी बरसों से किसी को निगलने के लिए तैयार बैठी हो। तभी उस कोठी के अंदर से अजय की एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर पूरा सन्नाटा। मैंने सुरेश की तरफ देखा। चल जल्दी, हमें अजय को बचाना होगा। लेकिन सुरेश डर से कांप रहा था। उसकी नजरें कोठी पर जमी हुई थीं। वो बुदबुदाया, नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वो डायन है। यहीं से शुरू होने वाला था हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा। कोठी के सामने खड़े होकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लकड़ी की वो 2 मंजिला इमारत जंगल के बीचों बीच ऐसे खड़ी थी जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। दीवारों पर बेलें लिपटी थीं, छत से सूखी पत्तियां लटक रही थीं और हवा चलने पर पूरी कोठी से चरचराने की आवाज आ रही थी। अजय की आखिरी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सुरेश का हाथ पकड़ा और कहा, चल यार, अगर अभी नहीं गए तो वो उसे मार डालेगी। लेकिन सुरेश पीछे हट गया। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो अंदर जाने से डर रहा है। तूने देखा उसे, किस तरह वो अजय को घसीट कर ले गई। कोई आम औरत ऐसा नहीं कर सकती, वो डायन है। सुरेश की आवाज कांप रही थी। मैंने गुस्से में कहा, हमें उसका चेहरा तक नहीं दिखा। क्या पता वो कोई आदमी हो जिसने औरत के कपड़े पहने हों, कोई साइको किलर। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो अजय मर जाएगा। सुरेश चुप था। मैंने उसके हाथ में पड़ी लकड़ी की लाठी पकड़ा दी, खुद भी जमीन से एक मोटी लकड़ी उठाई। चुपचाप मेरे पीछे आ। मैंने कोठी का दरवाजा धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से चमगादड़ों का झुंड उड़कर बाहर निकल पड़ा। सुरेश चीख पड़ा, देखा, मैंने कहा था ना, डायन जहां रहती है वहां चमगादड़ होते ही हैं। मैंने उसे डांटा, मूवी देखना बंद कर और अंदर चल। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई। कोठी के अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। चारों तरफ मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। फर्श पर मोटी धूल जमी थी। लकड़ी की कुर्सियां और टेबल सड़कर मिट्टी में बदल चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई इंसान नहीं आया हो। दीवार पर कुछ फोटो फ्रेम टंगे हुए थे, एक आदमी और एक औरत की तस्वीरें, धूल से ढकी हुई, चेहरे मुश्किल से पहचान में आ रहे थे। तभी अचानक ऊपर से अजय की चीख सुनाई दी। वो चीख इंसानी कम, जानवरों जैसी ज्यादा लग रही थी। और फिर अचानक पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। उसकी आवाज ऊपर से आई है, मैंने कहा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। सुरेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं, ऊपर मत जा, वो हमें भी मार डालेगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया, अगर डर लगता है तो यहीं खड़ा रहे, मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियों पर कदम रखते ही मेरा दिल बैठ गया। सीढ़ियों से खून टपक रहा था। वो खून ऊपर से बहकर नीचे की तरफ आ रहा था। खून की गंध से मुझे उल्टी सी आने लगी। सुरेश पीछे से चिल्लाया, भाग चल यहां से, ये जगह सही नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अजय को बचाना है। मैं कांपते पैरों से दूसरी मंजिल पर पहुंचा और जो नजारा मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। कॉरिडोर की छत से अजय की लाश उल्टी लटकी हुई थी। उसके दोनों पैर एक मोटी काली रस्सी से बंधे हुए थे। उसके हाथ नीचे की तरफ लटक रहे थे। उसके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन उसका सिर वहां नहीं था। सुरेश मेरे पीछे आ गया था। वो ये नजारा देखकर जोर से चीख पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तभी अचानक अजय की आवाज गूंजी, भाई
मुझे बचाओ, मैं पागल सा हो गया। ये कैसे हो सकता है? अजय तो मर चुका है। मैंने लाश की तरफ देखा। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसका सिर गायब था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हम नहीं कह सकते कि ये अजय है जब तक हमें पूरा सच पता नहीं चलता। तभी दाईं तरफ एक कमरे से अजय की आवाज आई। हम दोनों लाठियां पकड़कर उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के अंदर अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च से मैंने कोने में रोशनी डाली। वहां एक औरत बैठी थी, काली साड़ी ओढ़े हुए। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। वो अजय की आवाज में रो रही थी, भाई मुझे बचा लो। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। कौन हो तुम और अजय कहाँ है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। तभी वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और सामने जो दिखा उसने हमारी रूह तक हिला दी। उस औरत का सिर नहीं था, उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था और वही सिर हमसे बोल रहा था, दोस्तों मैं यही हूं। हम दोनों पत्थर की तरह जड़ हो गए। हम समझ चुके थे कॉरिडोर में लटकी लाश अजय की ही थी और ये कोई इंसान नहीं, कुछ और ही था। यहीं से शुरू होने वाला था हमारे लिए असली नरक। हम दोनों आंखें फाड़े उस औरत को देख रहे थे। उसका शरीर इंसानी औरत जैसा था, लेकिन गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं था। उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था और वो सिर हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों मैं यही हूं, अजय का सिर बोल रहा था। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। सुरेश की लाठी उसके हाथ से गिर पड़ी। हम समझ चुके थे कि कॉरिडोर में लटकती लाश अजय की ही है और ये औरत कोई इंसान नहीं है। वो चुड़ैल है या डायन या फिर किसी अधूरी आत्मा का रूप, हमें नहीं पता था। लेकिन इतना तय था कि वो हमारे खून की प्यासी है। वो सिर कटी औरत धीरे धीरे उठी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रही हो। फिर उसने अजय का सिर अपने कटे हुए गले पर लगाया। उसने अपने धड़ को अजीब तरीके से झटका दिया और अगले ही पल अजय का सिर उसकी गर्दन पर फिट हो गया। अब उसके शरीर पर अजय का चेहरा था। उसने हमें देखा और खौफनाक मुस्कान के साथ बोली, मुझे मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। उसकी आवाज औरत की भी नहीं थी, अजय की भी नहीं। कुछ ऐसा था जो कानों के अंदर चुभ रहा था। हम दोनों वहां से पीछे की तरफ भागे। हम सीढ़ियों से नीचे उतरकर कोठी से बाहर निकल आए। मैं जंगल की तरफ भागने लगा। मेरी सांस फूल चुकी थी। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला भाग रहा हूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सुरेश कहीं नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ मीटर वापस गया। तभी मैंने देखा सुरेश कोठी की तरफ धीरे धीरे वापस जा रहा था। सुरेश, तू पागल हो गया है क्या? उधर मत जा, भाग यहां से, मैं चिल्लाया। लेकिन वो नहीं रुका। उसकी आंखें खाली खाली थीं, जैसे वो अपने होश में ही नहीं था। तभी मेरी नजर दूसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी। वहां वही सिर कटी औरत खड़ी थी जिसने अब अजय का सिर पहन रखा था। वो खिड़की से बाहर झांककर मेरी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ आ गया, उसने सुरेश को सम्मोहित कर लिया है। मैं भागकर सुरेश तक पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचने लगा। होश में आ यार, मर जाएगा। लेकिन सुरेश ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पीछे गिरा और पास के एक पेड़ से जा टकराया। मेरे सिर से खून बहने लगा। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि सुरेश कोठी के अंदर चला गया। कुछ देर बाद मेरी आंखों के सामने सब साफ होने लगा। सिर में दर्द था, लेकिन मैं उठ खड़ा हुआ। मैं सुरेश का नाम लेते हुए दोबारा कोठी के अंदर गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे पैर कांप रहे थे। मैं उसी कमरे में पहुंचा
जहां पहले उस औरत को देखा था। कमरे के बीचों बीच सुरेश खड़ा था। उसके एक हाथ में छुरी थी और दूसरे हाथ से वो अपने सिर के बाल पकड़ रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, उसके होठ हिल रहे थे। मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो, मैं चिल्लाया। सुरेश रुक जा, ये क्या कर रहा है? लेकिन वो मेरी आवाज नहीं सुन रहा था, वो किसी और की आवाज में बोल रहा था। अचानक उसने छुरी अपनी ही गर्दन पर रखी। मेरी चीख निकल गई, नहीं! लेकिन अगले ही पल उसने अपने ही हाथ से अपना सिर काट लिया। उसके हाथ में उसका कटा हुआ सिर था। उसके धड़ से खून की फुहारें निकलने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं वहां जड़ हो गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी मेरे पीछे से अजय की आवाज आई, क्या हुआ, डर गए? मैं कांपते हुए मुड़ा। खिड़की में वही सिर कटी औरत बैठी थी, जिसके शरीर पर अब भी अजय का सिर लगा हुआ था। वो मुझे देखकर हंस रही थी। मैं वहां से भागकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाजे तक पहुंच गई। वो ठीक दरवाजे के सामने खड़ी थी। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। गला सूख चुका था। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मेरा सिर, मुझे मेरा सिर ढूंढ कर ला दो। अगर नहीं लाए तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग में घुस रही थी। मुझे समझ आ गया था, ये आत्मा अधूरी है। किसी ने इसका सिर काटकर इसे मारा था, और जब तक इसे उसका सिर नहीं मिलेगा, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरे सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो मैं इसका सिर ढूंढूं, या फिर मैं भी सुरेश और अजय की तरह इस कोठी का हिस्सा बन जाऊं। मैं दीवार से लगकर खड़ा था। मेरे सामने दरवाजा बंद था और दरवाजे के ठीक सामने वो सिर कटी औरत खड़ी थी, जिसके गले पर अजय का सिर लगा हुआ था। उसकी आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं, ऐसी नजरों से जैसे वो मेरे सिर की नाप ले रही हो। मेरा सिर ढूंढ कर ला दो, वो फिर बोली। अगर नहीं लाए तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ चुका था कि ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक अधूरी आत्मा है, जिसका सिर किसी ने काट दिया था और अब वो अपना अधूरापन पूरा करना चाहती है। मेरे पास उसके सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारा सिर कहां ढूंढूं? मुझे सब बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो थोड़ी देर चुप रही। कमरे का अंधेरा और गाढ़ा हो गया। फिर वो धीरे धीरे बोलने लगी। मैं अपने पति के साथ समर वेकेशन पर यहां आई थी। हमने ये कोठी किराए पर ली थी। मेरे पति पीछे वाले तालाब पर मछलियां पकड़ने गए थे। मैं कोठी में अकेली थी। उसकी आवाज में दर्द था, हर शब्द जैसे खून से लिखा गया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो 3 लड़के खड़े थे। उम्र कोई 19-20 साल, पीठ पर कैंपिंग बैग। उनमें से एक ने शराब पी रखी थी। वो बोला, आंटी पानी दे दो। इंसानियत के नाते मैंने दरवाजा थोड़ा खोल दिया और किचन में पानी लेने चली गई। तभी पीछे से किसी ने मेरा मुंह दबा दिया। मैं चिल्ला नहीं सकी। तीनों लड़के अंदर घुस आए थे। उनकी आंखों में गलत नीयत थी। मेरी सांसें रुक सी गईं। उसी वक्त मेरे पति तालाब से लौट आए। उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ देखा तो हाथ में पकड़ी मछली फेंक दी और उन लड़कों पर टूट पड़े। लेकिन उनमें से एक लड़के ने कैंपिंग नाइफ से मेरे पति के पेट में घोंप दिया। मेरे पति वहीं तड़पते हुए मर गए। मेरी आंखें भर आईं। मैंने गुस्से में उस लड़के का हाथ दांतों से काट लिया। वो शराब के नशे में पागल हो गया। उसने मुझे भी चाकू मारा। मैं फर्श पर गिर पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, फिर उसने मेरा सिर काट दिया। मैंने अपना ही कटा हुआ शरीर देखा और उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा शरीर कहाँ है? बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया गया।
लेकिन सिर अलग कर दिया गया। मेरी रूह अधूरी रह गई। आखिरी बार तुमने क्या सुना था? मैंने पूछा। वो मछली फ्राई करके खाने की बात कर रहे थे। मैं सोच में पड़ गया। उसके पति सिर्फ एक ही मछली पकड़ पाए थे। 3 लड़कों के लिए एक मछली काफी नहीं होती। मैंने अंदाजा लगाया, वो लड़के दोबारा मछली पकड़ने तालाब की तरफ गए होंगे और उनमें से एक तुम्हारा सिर लेकर तालाब तक गया होगा और शायद वहीं फेंक दिया होगा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आई। जाओ, मेरा सिर तालाब में ढूंढो। मेरे पास मना करने का विकल्प नहीं था। मैं कांपते पैरों से कोठी के पीछे वाले तालाब की तरफ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। पानी काला लग रहा था, जैसे उसमें अंधेरा घुला हो। मैं किनारे खड़ा हुआ। सोचा शायद सिर किनारे के पास ही फेंका गया होगा। मैंने पास पड़े एक सूखे नारियल को उठाया, उसे सिर के बराबर मानकर पानी में फेंका। फिर उसके करीब 5 मीटर के दायरे में डुबकियां लगानी शुरू की। 1.5-2 घंटे तक मैं कीचड़ में हाथ पैर मारता रहा। मेरे हाथ कांप चुके थे, सांस टूट रही थी। आखिरकार तालाब की निचली सतह में मुझे कुछ सख्त सा महसूस हुआ। मैंने कीचड़ हटाई और मेरा दिल बैठ गया। वो उसका सिर था, जिसका मांस मछलियां खा चुकी थीं, सिर्फ खोपड़ी बची थी। मैं वो सिर लेकर जमीन पर आया। फिर मैंने बरगद के नीचे उस औरत की कब्र खोदी। उसके शरीर की हड्डियों को उस सिर के साथ जलाया। जैसे ही आग जली, जंगल में तेज हवा चलने लगी। कोठी से एक भयानक चीख गूंजी। मैंने देखा उस औरत की आत्मा आसमान की ओर उठ रही थी। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सुकून था। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। मैं वहां से भागा, बाइक तक पहुंचा और बिना पीछे देखे जंगल से निकल गया। उस दिन के बाद मैंने उस जंगल की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ एक बार ही पार किए जाते हैं। दूसरी बार वो तुम्हें वापस नहीं आने देते।